हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम DSSB PGT बायोलॉजी का पेपर सोल्व कर रहे थे और हमने 6 डिसिप्लिन ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको DSSB PGT बायोलॉजी के नाम से। तो चलिए बिना वक्त गवाएं हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज पार्ट्स ऑफ एंटीजन दैट कंबाइन विद द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एन एंटीबॉडी मोलिक्यूल और एन लिम्फोसाइट रिसेप्टर आर कॉल्ड। तो भाई एंटीजन का वो पार्ट जो कि एंटीबॉडी के एंटीजन बाइंडिंग साइट से कंबाइन होता है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो ध्यान दें कि एंटीजन का पार्ट पूछ रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंज रीजन्स। तो आप जानते हैं कि हिंज रीजन एंटीबॉडी का पार्ट है, लेकिन हमसे यहाँ एंटीजन का पार्ट पूछ रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ। सेकंड ऑप्शन है एंटीजेनिक डिटर्मिनेट्स, इनको एपिटोप्स भी बोलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर है। ये एंटीजन का वो पार्ट होता है जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट से कंबाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दें कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को ही हम एपिटोप्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, मिनी जीन, ये DNA कंस्ट्रक्ट होता है, जेनेटिक से रिलेटेड है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन है टेल रीजन, ये भी एंटीबॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What is the main purpose of using monoclonal antibodies in diagnostic test? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी भी डिजीज़ के बारे में पता लगाने के लिए किए जाते हैं और वहाँ पर अक्सर जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मोनोक्लोनल, जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है कि मोनोक्लोनल यानी ये बहुत स्पेसिफिक होती है, सिर्फ किसी एक ही एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, इसलिए इनके रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू एनहांस नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स, नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स को एनहांस करने का काम ये नहीं करता है। फर्स्ट ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड है टू प्रोवाइड जनरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये तो इम्यून सिस्टम का काम है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का नहीं। थर्ड है टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एंटीबॉडीज़, नहीं, मल्टीपल एंटीबॉडीज़ कैसे आ जाएगा जब यहाँ पर बात ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाएगा। फोर्थ है टू स्पेसिफिकली टारगेट एंड आइडेंटिफाई सिंगल एंटीजन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही अपना आंसर है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है और सिंगल एंटीजन को ही जो है आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय अडोप्टिंग मैनी प्रिवेंटिव मेजर एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मददगार हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो मददगार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इक्विपमेंट शुड बी मॉडिफाइड टू रिड्यूस इमिशन, यस, ये भी जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। सेकंड है ए ब्रॉड बेल्ट ऑफ ट्रीज एंड शर्ब शुड बी प्लांटेड अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया, आप जानते हैं पेड़ पौधे लगाना तो अच्छी बात है और ये एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, थर्ड है द चिमनीज एंड स्मोक स्टैक्स शुड बी मीडियम एंड प्लेस्ड एट द लोअर लेवल, आप जानते हैं चिमनीज़ की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रही है कि भाई चिमनी की हाइट कम कर देते हैं। ठीक है, तो यही गलत ऑप्शन है। चिमनीज़ की हाइट अगर कम होगी तो जो धुआं है वही यहीं अपने आसपास फैलेगा और ह्यूमन बींग्स को बहुत नुकसान करेगा और एयर पोल्यूशन भी कोज करेगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। और हमसे ये ही पूछा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद नहीं करता है, तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी जो है ये है कि इंडस्ट्रीज शुड यूज़ फ्यूल विद लो सल्फर कंटेंट, यस, लो सल्फर कंटेंट का फ्यूल यूज़ करेंगे तो SO2 वगैरह कम रिलीज़ होगी और एयर पोल्यूशन भी कम होगा, तो ये भी एक मददगार रीज़न है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसा है जो कि सबसे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट, आप जानते हैं कि 2 तरह के इकोसिस्टम की बात हम करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है,
यहाँ पर पूछ रखा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। आप जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ रखा है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब रेस्पिरेशन माइनस कर दिया जाता है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। क्योंकि जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल एनर्जी, टोटल फूड सिंथेसाइज किया वो है, उसमें से रेस्पिरेशन जो प्लांट वगैरह रेस्पायर करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है वो है। तो ये किसके इक्वल है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पायरेशन अगर माइनस कर दिया जाए, ये किसके इक्वल है? ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के इक्वल है। यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी भी हो लेकिन वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हमेशा कम होएगी क्योंकि उसमें से रेस्पायरेशन माइनस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इंडेक्स इज यूटिलाइज्ड एज ए पैरामीटर फॉर असेसिंग वाटर पोल्यूशन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम वाटर सैंपल है हमारे पास, हमें देखना है कि ये कॉन्टामिनेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? तो सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस, तो आप जानते हैं बीटी कॉटन वगैरह में आपने बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर है जो एप्लीकेशन वगैरह का, आपने बीटी कॉटन वहाँ ज़रूर पढ़ा है। तो वो ये वही वाला बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस है। तो पेस्ट कंट्रोल में यूज़ होता है भाई, ये वाटर पोल्यूशन के डायग्नोस में नहीं यूज़ होता भाई। ठीक है, आई मीन वाटर पोल्यूशन के जो है टेस्ट में यूज़ नहीं होता है ये। सेकंड है बेसिलस सबटिलस, ये एक तरह का सोयल बैक्टीरियम है, ये भी यूज़ नहीं होता है। थर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ये भी नहीं यूज़ होता है, ये डिजीज़ वगैरह कोज करता है मेरे ख्याल से। ठीक है, थर्ड भी नहीं है। तो फोर्थ आप जानते हैं इस्चुरेचिया कोलाई ही यूज़ होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ई कोलाई जो है आपका इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर वो वाटर सैंपल में पाया जाए तो इसका मतलब है कि वो वाटर सैंपल जो है ना किसी न किसी तरह से ह्यूमन फीकल मैटर से जो है कॉन्टामिनेटेड है, क्योंकि ये तो इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है, तो वाटर में गया, कहीं ना कहीं फीकल मैटर उसमें मिक्स हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम ई कोलाई की मदद से जो है वाटर पोल्यूशन का हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट हजार्डस सॉलिड वेस्ट। तो भाई सॉलिड जो खतरनाक, जो हानिकारक सॉलिड वेस्ट है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? तो भाई आप जानते हैं इंसिनरेशन इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर में इसको ट्रीट किया जाता है, जो कि इसको ऐश वगैरह में जो है गैसेस वगैरह में तब्दील कर दिया जाता है, और इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लैंड फिलिंग, आप जानते हैं लैंड फिलिंग अगर करेंगे तो जो है सोयल को कंटामिनेट करेगा, हो सकता है कि जो वाटर लेवल है उसको भी कंटामिनेट कर दे। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड है ओपन डंपिंग, ओपन डंपिंग करेंगे तो बारिश वगैरह आएगी, वो पानी बह के यहीं ह्यूमन कम्युनिटी तक आएगा किसी न किसी तरह फूड चेन की हेल्प से। थर्ड है ओशन डंपिंग, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हजार्डस सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है भाई, तो इसको सिर्फ हाई टेम्परेचर में जलाया ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ जो है ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इन एयर पोल्यूशन। तो भाई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? जब दो तरह के टॉक्सिक मैटर मिलके जो है उनका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शंस की हेल्प से समझाती हूँ मैं आपको। तो पहला है व्हेन टू पोल्यूटेंट्स टुगेदर हैव ए लेसर इम्पैक्ट देन ईच अलोन। तो भाई ये तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो गया ना, लेसर इफेक्ट हो गया, दोनों ने मिलकर लेस इफेक्ट किया है, तो भाई ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है, सिनर्जिस्टिक का नहीं। सेकेंड है व्हेन कंबाइंड पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस ए ग्रेटर टॉक्सिक इफेक्ट देन एक्सपेक्टेड। तो ये ही सिनर्जिस्टिक का एग्जांपल है, क्योंकि जो है दो तरह के पोल्यूटेंट मिलके जो है ग्रेटर टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो ये सिनर्जिस्टिक का एग्जांपल है। तो सेकंड यहाँ पर सही आ जाएगा। थर्ड है व्हेन टू पोल्यूटेंट्स न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल है भाई, सिनर्जिस्टिक का नहीं।
फोर्थ है व्हेन ओनली वन पोल्यूटेंट इज एक्टिव एंड अदर इज इनर्ट। तो ये भी रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है और आप ऑप्शन पढ़ के जो है आंसर तक पहुंच सकते थे। यहाँ पर सेकंड अपना सही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहुंच गए हैं। ड्यूरिंग द 18th and 19th century, tuberculosis spread with the growth of cities and created havoc throughout the industrialized world. It became known as, तो भाई ये क्या बन गया था भाई, जो यहाँ पर 18th और 19th सेंचुरी के दौरान जो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी फैला था उसको क्या नाम दिया गया था? तो भाई इसको नाम दिया गया था ग्रेट वाइट प्लेग। ठीक है, क्योंकि जो टीबी जिसको भी हो जाता था वो इंसान बहुत दुबला पतला पेल अपीरियंस देता था, पेल सी अपीरियंस उसके मतलब पीला पड़ जाता था पूरा, वो इतना दुबला पतला सा हो जाता था। तो भाई इसको इसलिए इसका नाम दिया गया था ग्रेट वाइट प्लेग। ठीक है, हम बात करते हैं और ऑप्शंस की। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग। तो ब्यूबोनिक प्लेग अलग चीज़ है, ये यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा कोज किया जाता है। सेकंड है प्लेग ऑफ जस्टिनियन, ये शायद 6th सेंचुरी में स्प्रेड हुआ था, लेकिन यहाँ पर 18th और 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। और ग्रेट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये पूरी तरह से अलग चीज़ है, यहाँ पर जो है टीबी की बात हो रही है, ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, identify the rule which states that individual of a species in cooler climates tend to be larger than those in warmer climates। जो आप जानते हैं कि जो कूलर क्लाइमेट्स में जो ठंड में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जो वार्मर एरियाज़ में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। तो आप ये एग्जांपल पोलर बियर वगैरह देख लो, उनका साइज़ कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो भाई ये रूल किसने दिया था? तो ये बर्गमैन्स रूल है। आप इकोलॉजी में बहुत सारे रूल पढ़ते हैं, बर्गमैन्स रूल, एलन्स रूल, ये सभी रूल इम्पोर्टेंट हैं और आपको याद करने हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है सेल्फोर्ड्स लॉ। तो भाई सेल्फोर्ड्स लॉ टॉलरेंस से रिलेटेड है, प्लांट्स में जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड है एलन्स रूल, ये जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं इनसे रिलेटेड है कि कूलर एरियाज़ में, ठंड वाले इलाकों में जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, जो ईयर्स वगैरह हैं, अपेंडेजेस हैं, ये छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्मर एरियाज़। ठीक है, थर्ड है लिंडमैन्स रूल। ये लिंडमैन्स रूल जो 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है हर एक वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल तक, तो वो लिंडमैन्स रूल होता है 10% एनर्जी ट्रांसफ़र का। लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बर्गमैन्स रूल्स का है। और मैंने पता है कैसे याद कर रखा है, जो बिगर साइज़ है इसलिए यहाँ पर बर्गमैन्स रूल। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे करके आप थोड़ी ट्रिक बना के याद कर लिया करो, हर एक की अपनी अलग ट्रिक होती है, वही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, और ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग organism is considered a detritivore that breaks down detritus into smaller particles aiding nutrient cycling। तो जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जो डेट्रीटिवोर है, जो पेड़ पौधों से पत्ते गिर जाते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल में, उसका क्या नाम है? तो भाई ऑप्शन ही ऐसे दे गए थे कि भाई आप जो है आंसर तक पहुंच सकते थे। पहला है वोल्वोक्स, ये एल्गी है एक तरह की। सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरिया का पैरासाइट है। थर्ड है आइसिनिया फेटिडा, ब्रैकेट में नाम भी दे रखा है अर्थवॉर्म। तो आप जानते हैं कि अर्थवॉर्म ही ऐसा काम करते हैं भाई, ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रीटिवोर का। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही था। हालांकि मैंने ये जो आइसिनिया फेटिडा है इसका नाम नहीं सुना था, क्योंकि मैं वर्मी कल्चर नहीं पढ़ के गई थी। टॉपिक अपने TSSB में ऐड हुआ है वर्मी कल्चर का, लेकिन मैं पढ़ के नहीं गई थी, पता नहीं कैसे छूट गया था। और मुझे आइसिनिया फेटिडा अर्थवॉर्म का नाम है ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन ब्रैकेट में दे रखा था, तो मैं ये सही ऑप्शन जो है चूज़ करके आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नोस्टॉक, ये भी जो है एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो भाई सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया। विच अर्थवॉर्म स्पीसीज इज़ कॉमनली यूज्ड इन वर्मी कल्चर। तो भाई अभी पढ़ा है आइसेनिया फेटिडा। ठीक है,
अगर क्योंकि मैंने ये जो चारों ऑप्शन है ना, इनका नहीं पता था कि ये अर्थवॉर्म की ही स्पीसीज़ हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही जो अर्थवॉर्म का नाम मुझे याद है, फेरेटिमा पोस्थुमा, ठीक है, सिर्फ उसी का नाम याद है, बाकी का नहीं था भाई। और ये बाकी सभी जो स्पीशीज़ हैं वो अर्थवॉर्म की स्पीसीज़ हैं और वर्मी कल्चर में यूज़ होते हैं, जो खाद वगैरह बनाते हैं ना जिनकी हेल्प से, अर्थवॉर्म की हेल्प से, उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। आपकी बार जाओ तो ये टॉपिक पढ़ जाना अपना, ठीक है। तो भाई बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लेना। और यहाँ पर एरिसीनिया फेटिडा मैंने पिछले ऑप्शन से ही हेल्प से किया था, पिछले क्वेश्चन की हेल्प से, क्योंकि ब्रैकेट में नाम दे रखा था, तो फिर मैंने इसका भी लगा दिया भाई, ठीक है। देखी जाएगी, मैंने कहा एक आधा ऑप्शन, एक आधा तुक्का लगाए बिना तो हम रह नहीं सकते हैं ना। तो भाई थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी प्री ट्रीटेड एंड देन स्टोर्ड इन शील्डेड कंटेनर्स बरीड इन विद इन रॉक्स ब्लैंक बिलो द अर्थ सरफेस। तो भाई कितनी गहराई पर जो है ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा अबाउट 500 मीटर्स। जब मैंने ये पर्सन देखा ना, ये जब क्वेश्चन देखा तो मेरे ध्यान में नहीं आया भाई। मैंने कहा ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन घर आके जब एनसीईआरटी खोले ना, पुरानी वाली, जिसमें से चैप्टर्स नहीं हटाए गए, सारे चैप्टर्स हैं, तो भाई लास्ट वाले चैप्टर में ये बिल्कुल लाइन टू लाइन दे रखा था, और मेरी गलती थी कि मैं उसको पढ़ के नहीं गई थी। तो भाई अब की बार एनसीईआरटी पूरा पढ़ के जाऊँगी। आपको भी पूरी पढ़नी है, पुराने वाली, जिससे चैप्टर्स रिमूव नहीं किए गए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा अबाउट 500 मीटर्स। नेक्स्ट देखो, द सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर एंड ड्राई एरियाज इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं वाटर में तो हाइड्रार्क सक्सेशन और ड्राई एरियाज में जेरार्क सक्सेशन। इसमें तो कुछ देखने का ही नहीं था। हाँ पर हाँ ये था कि आगे पीछे भी दे रखे बाकी ऑप्शंस में। हाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल उल्टा दे रखा है। थर्ड है लिथरार्क, ये शायद जो रॉक्स पे सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं, बाकी तो वही दे रखा है, ठीक है। तो अब ये देख लेना, सक्सेशन भी देख के जाना भाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज कैटालाइटिक कन्वर्टर्स दैट आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो ये तो आप सबको याद होगा, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम यूज़ होते हैं। सिर्फ एक अलग दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रोंशियम, ये यूज़ नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन तक आप आसानी से पहुँच सकते थे। नेक्स्ट है, व्हाट डज एफोरेस्टेशन रेफर टू। एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन दो अलग अलग टर्म हैं। एफोरेस्टेशन यानी प्लांट लगाना किसी ऐसी जगह पर जहाँ पहले कभी प्लांट थे ही नहीं, उसको एफोरेस्टेशन कहते हैं। और एक है डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई करना, ठीक है। ये दो टर्म आपको ध्यान रखनी है। पहला है कटिंग डाउन ट्रीज फॉर टिम्बर, तो ये तो भाई डिफोरेस्टेशन है। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चर, नहीं ये अलग चीज़ है भाई। थर्ड है प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज दैट हैव नेवर बीन फॉरेस्टेड, यस दिस इज एफोरेस्टेशन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज दैट वर प्रीवियसली फॉरेस्ट, नहीं ये नहीं आएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह पे पेड़ पौधे लगाना जहाँ पहले नहीं थे, ठीक है, नई जगह पे लगाना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी बेसिक कैटेगरीज। तो आप जानते हैं दो तरह के इकोसिस्टम की हम हमेशा बात करते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि भी दो तरह के इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 दो तरह के कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, एक XC2 और एक IN-situ। IN-situ मतलब जो जहाँ है वहीं उनको कंजर्व कर दिया जाता है। जैसे एक पूरे एरिया को, जैसे नेशनल पार्क है, सेक्रेड ग्रूव्स है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये IN-situ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। मतलब जो जहाँ है उसको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, वहीं पर उसको प्रोटेक्शन दे दी जाएगी उस एरिया में, ठीक है। उसको जैसे नेशनल पार्क है तो पूरे किसी एरिया को वहाँ पर प्रोहिबिशन लगा दिया जाता है, भी इसके अंदर कोई नहीं जाएगा, एक पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ऐसे जगह पे इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ सफारी। ये XC2 कंजर्वेशन का एग्जांपल है। जो एनिमल्स हैं उनको किसी अदर एरिया से, जो उनका जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से हटा के किसी ऐसी जगह ला दिया जाता है जहाँ पर जो उनकी जगह से अलग है, वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये XC2 का एग्जाम्पल है। और जो बाकी के ऑप्शन है सेक्रेड ग्रूव्स, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी इन situ के जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज प्राइमरीली मीडिएटेड बाई IgE एंटीबॉडीज एंड इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन सच एज अस्थमा एंड एनाफाइलेक्सिस। तो ये 4 तरह की हाइपर सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, टाइप 1, 2, 3, 4। तो भाई IgE जो एंटीबॉडी यूज़ होती है, ठीक है, वो वहाँ टाइप 1 में होती है। ठीक है, टाइप 1 में IgE, टाइप 2 में IgG और IgM। ठीक है, टाइप 3 में कॉम्प्लेक्सिस बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सिस बनते हैं। टाइप 4 जो है बहुत डिलेड होती है। ठीक है, इस तरह से आप इन सबको जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप 1 आएगा जिसमें IgE एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स relies on antigen antibody interaction and commonly used for detecting specific protein in sample। तो जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की हम बात करते हैं वहाँ एलाइसा ही एकमात्र ऑप्शन सही हो जाता है, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है जो सेम पेपर में एलाइसा से लिया गया है। पता नहीं 4 क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से आए हुए हैं। मतलब एलाइसा कितना इंपॉर्टेंस दी है भैया एलाइसा को इस जो है एग्जामिनर ने। गुड, ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में तो जो DNA का कोई सैंपल है उसको ही मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं, तो PCR इसका एग्जाम्पल आंसर नहीं आएगा। सेकंड है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये मास और चार्ज के आधार पर जो है जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको सेपरेट किया जाता है। थर्ड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो भाई यहाँ पर साइज़ के आधार पर DNA वगैरह को जो है सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा। इस क्वेश्चन से आप क्या समझ पा रहे हैं, जो PCR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जो टेक्निक वाला जो चैप्टर है अपना, टेक्निक जो है वो अपने को करके जानी है, याद करके जानी है। ठीक है, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑन ए कॉम्प्लेक्स एंटीजन और कोल्ड। तो भाई ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन भी शायद अपना यही था और ये फिर से आ गया। यहाँ वहाँ पर मैंने बताया था जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है उन्हीं को एपिटोप्स बोला जाता है। जिसने वो क्वेश्चन सही किया है उसका ये क्वेश्चन भी ज़रूर सही हुआ होगा। तो भाई इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑन ए कॉम्प्लेक्स एंटीजन, इनको एपिटोप्स बोला जाता है। और एपिटोप्स का ही दूसरा नाम क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं कि भाई इम्यूनोलॉजी भी आ रही है क्वेश्चन में, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पूरा करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यानी डिसिप्लिन 7 भी यहाँ पर ख़त्म हुआ और 8 और 9 डिसिप्लिन तक अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो 10वां डिसिप्लिन है उसमें जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 अपने डिसिप्लिन रहेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बाकी के PYQ भी आप देख लीजिएगा। 13 और 14 अप्रैल का अपना एग्ज़ाम है TSSSB PGT बायोलॉजी का। पार्ट 1 को भी नहीं भूलना है और टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी नहीं भूलना है, ये भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स है। तो अपने सब्जेक्ट के साथ उनको भी साथ लेके चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ते रह जाएं आप। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।